अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और इसके साथ ही आप इसको शेयर भी करें दूसरों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं बताती चलूँ। अली नवाज साहब जो कि सीईओ हैं ट्रेस सिक्योरिटीज के। आज हम उनसे बात करेंगे और जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, उनके भी कुछ सवाल लेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, इंटरेस्ट रेट भी कट डाउन हो गया, लेकिन आज जो है हम ये समझ रहे थे कि अब एक अच्छी मूव आएगी, लेकिन इन्वेस्टर्स बड़े नाराज आज नजर आए। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में सेलिंग आ गई, जबकि देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट भी कट डाउन हुआ, प्लस उसके साथ जो है एक जो आईएमएफ की जो मीटिंग थी उसकी भी एक डेट जो है वो आ गई है, वो भी सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है वो मार्केट में इतनी सेलिंग है, क्या वजह है? थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं। देखिए, मार्केट में जो थोड़ी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू कर रही है, उसकी एक वजह तो एक रीबैलेंसिंग है। फुटसी की रीबैलेंसिंग एक एक बेसिकली एक बेंचमार्क होता है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स एक बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं। बेंचमार्क दो तीन तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है वो एमएससीआई का बेंचमार्क यूज किया जाता है और एफटीएससी का बेंचमार्क फॉलो किया जाता है। तो रीबैलेंसिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं पाकिस्तान मार्केट्स में, वो उन बेंचमार्क्स को देखते हुए रीबैलेंसिंग करते हैं। तो एक एफटीएससी इंडेक्स में पाकिस्तान का वेटेज कम हो गया है, जिसकी वजह से कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को रीबैलेंसिंग का लास्ट डे है और एक्सपेक्टेड है कि कुछ फॉरेनर्स कुछ पोजीशन सेल करेंगे, और वो उसी की एंटिसिपेशन में जो है वो थोड़ी सी मार्केट रेंज बाउंड भी है। और इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है विद रिगार्ड्स टू ये आईनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, उसकी भी कुछ इम्पैक्ट्स मार्केट में आ रहा है, क्योंकि लोग थोड़े से नर्वस है इसको लेकर कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आई थिंक ये एक दो वजह है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में है। सही। सर, आज जो है डीजी खान सीमेंट के जो है वो काफी मतलब जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं आए, काफी डाउन हो गई। और ऑल ओवर अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में उस तरीके से जो है हमने नहीं मतलब डाउन ही है। तो ये क्या वजह है और आगे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसकी तेजी का टाइम खत्म हो चुका है? देखिए, ये वाला जो क्वार्टर होता है वो वैसे ही थोड़ा सा वीक होता है। एक्चुअली डीजी खान का जो रिजल्ट जून का आया था, फोर्थ क्वार्टर रिलेटिवली स्लो डाउन था। जरा मार्जिन भी वीक थे। फिर जो लास्ट क्वार्टर में जो डीजी खान ने जो लॉस पोस्ट किया है, बेसिकली फोर्थ क्वार्टर में ये लॉस पोस्ट किया है, जिसमें एक रमजान का महीना भी था, फिर दो ईद थी तो वो भी छुट्टियां, तो डिस्पैचेस का नंबर और ये सारी चीजें का इम्पैक्ट जो है वो डीजी खान की अर्निंग्स पर आया। सिंस ये लेवरेज भी बहुत ज्यादा है तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। फिर ये साउथ और नॉर्थ दोनों में ऑपरेट करता है। उसका साउथ वाले प्लांट की जो है वो जो डिस्पैचेस है वो काफी वीक हैं। तो जिसकी वजह से हमने फर्स्ट क्वार्टर भी सीमेंट्स का रिलेटिवली स्लो देखा, क्योंकि ये मॉनसून सीजन होता है और बारिशों की वजह से डिस्पैचेस स्लो होती हैं। बट हम ये कंपनी और ये सेक्टर रिलेटिवली थोड़ा सा लेवरेज भी होता है। तो अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी और फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से जो है वो सीमेंट्स बेहतर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसकी रैली ओवर हो गई है। सही। यहाँ पर किसी का सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लीजिए। सेशन का टाइम काफी लिमिटेड है, तो काइंडली अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर लें। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जैसे कि हमने पेस में देखा कि सुबह पर लॉक लग गया था, लेकिन जो है उसके बाद फिर उसमें कोई जो है मतलब एकदम से फिर वो एक्टिविटी नहीं नजर आई। तो क्या वजह है? थोड़ा सा पेस को डिफाइन कर दें।
देखिए, जनरली हम ये हमारी कवरेज में नहीं होता है और हम रेकमेंड नहीं करते इन्वेस्टर्स को कि वो पेनी स्टॉक्स में काम करें। हमारी हमेशा से पिच यही होती है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है वो पिच किया जाए और उन्हीं में इन्वेस्टर्स जो हैं वो काम करें। बट पेस में आई थिंक थोड़ी-सी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की अरेंजमेंट्स हो रही है। हमने कुछ एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी देखी थी, कंपनी की तरफ से एक नोटिस आया था लास्ट वीक, जिसमें वो कुछ सेटल कर रहे हैं बैंक्स के साथ अपने मामलात। तो आई थिंक वो जब होंगे और उसके बाद उसकी कोई अर्निंग्स पे अगर इम्पैक्ट होगा तो वो हम आगे आते हुए देखेंगे। बट मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त फिलहाल कोई मटेरियल डेवलपमेंट हो रही है। सही। इस्माइल साहब अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने से क्या बैंती के जो डिविडेंड्स हैं ये भी रिड्यूस होंगे या ये ऐसे ही रहेंगे? सॉरी, किसके डिविडेंड्स रिड्यूस होंगे? आप वो बीच में एक आवाज जरा कट गई। बैंक्स के आप पूछ रहे हैं डिविडेंड्स रिड्यूस होंगे? जी इस्माइल साहब, आपका सवाल है कि बैंक्स के डिविडेंड रिड्यूस होंगे? बैंकिंग डिविडेंड्स के हवाले से इन्होंने पूछा है। जी बैंकिंग डिविडेंड, जी बिल्कुल, बैंकिंग के डिविडेंड्स पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो ऐसा नहीं होगा कि जो 22% पे जिस तरीके की बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, वही जो है वो 14-15% के डिस्काउंट रेट पर भी आए, सिंस मजीद एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट 2 से 3% से और कम हो जाएंगे। तो यस, बैंक्स के डिविडेंड्स भी जो है वो कम होंगे। जी वैसे आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल था ये सिमेट्री के रिलेटेड। सिमेट्री में आप कोई मूव एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे जाके कोई अच्छी मूव देगा सिमेट्री SYM? देखिए, सिमेट्री का तो अभी कुछ ही महीनों पहले आईपीओ आया था ₹5.25 पर, और ये ऑलरेडी ₹10 हो चुका है। आई थिंक ये जो करंट अर्निंग्स है उस पर जस्टिफाई करता ही है। मेरा ख्याल है कि इसमें आप अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप जरूर इसको होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल है तो ये राइटली प्राइस्ड है। आज सर ये लो होके तकरीबन 9.8 पे आ गया है, 9.78 की इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये इससे ज्यादा नीचे आएगा, इसको होल्ड किया जाए या तो एग्जिट? देखिए सर, ये मैं देखिए करेक्शंस मार्केट में एक्सपेक्टेड होती हैं। हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, सिंस इसकी काफी अच्छी रैली हो चुकी है पिछले 6 महीने में, तकरीबन 100% से ऊपर बढ़ चुका है ये। तो डेफिनेटली इसमें करेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसको होल्ड, आप अगर आपका व्यू अगले साल 2 साल इसको होल्ड करने का है तो आप रखिएगा, वरना तो ये आई थिंक थोड़ा सा ये रैली इसकी शॉर्ट टर्म में तो काफी बेहतर हो चुकी है ऑलरेडी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर ऑटो सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ऑटो सेक्टर में आज काफी डाउन था। आगे किस तरह से देख रहे हैं? जो एक चल रहा था ऑटो सेक्टर में तेजी, तो अब वो खत्म हो गया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खत्म हो गई है। ये सिर्फ मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन है जिसकी वजह से मार्केट में ये रेंज बाउंड है और थोड़ी बहुत हमने करेक्शन देखी है। बट आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स इसके अभी भी, सिंस ऑटो सेक्टर वैसे ही सेल्स ऑटो की इतनी लो है और जो है वो यहाँ से अब ग्रेजुअली जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी बेहतर एक्सपेक्टेड है, इन द सेंस कि थोड़ी सी ऑटो सेल्स पिकअप होंगी जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर के तो प्रोस्पेक्ट्स अभी भी बेहतर लग रहे हैं, बट ये सब मार्केट की कंसोलिडेशन की वजह से जो है वो थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। सर सिनर्जी के हवाले से बताएं थोड़ा सा कि इसमें आगे आप क्या देखते हैं? इसमें जो है जैसे कि इसमें प्रॉफिट भी आया, तो आगे इसकी तेजी की रैली बनेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हमारी कोई बाय कॉल है इसके अंदर। ये भी टेक्निकली एक पेनी स्टॉक ही है और उसको अभी बहुत काम करने की जरूरत है कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करे। और कोई वो है, अभी तो रिफाइनरी पॉलिसी और अपग्रेडेशन और ये सारी चीज अभी भी फंसी नहीं है, कहीं पर भी कुछ हुआ नहीं है। तो अभी तो इनको अभी बहुत केपेक्स करना पड़ेगा और इनको काफी जो है वो काम करना पड़ेगा
उसको प्रॉफिटेबल और अच्छा प्रॉफिटेबल होने के लिए कि इसमें हम कोई एक बुल रैली एक्सपेक्ट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हमारी बाय कॉल है इस पर। नहीं। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लें प्लीज। अच्छा सर, यहाँ पे जो है जैसे ये मार्केट फ्रंटियर मार्केट में जा रही है, तो क्या लगता है कि आगे जो है वहाँ वो इन्वेस्टर्स आएंगे वहाँ की मार्केट, मतलब वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद क्या लग रहा है कि मार्केट आगे कैसी रहेगी? नहीं, मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स तो आगे ब्राइट ही लग रहे हैं, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं लग रहा। मार्केट में एक्चुअली हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम बेहतर ही लग रहा है। बट ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स और ये जो फुटसी की रीबैलेंसिंग है, ये बीच में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स इन इवेंट्स को देख रहे हैं कि इस इवेंट्स होने के बाद जो है वो मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। बट ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स तो मार्केट के बेहतर लग रहे हैं। सही। जी, किसी का कोई सवाल? जी ओवैस। सर मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि ये मारी में आप कब तक देखते हैं कि इसको कितना अपर कैप लग सकता है, और फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग इसमें कब तक आएगी? क्योंकि जब हमने पिछली न्यूज देखी थी तो उसके बाद मारी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और तकरीबन 3700 पे जाके उस पर फिर प्रॉफिट टेकिंग आई थी। तो अभी ये किस लेवल तक जाके फिर इसमें प्रॉफिट? लेकिन जिस तरीके का जो है वो कैप लग रहे हैं, आई थिंक इसमें हम एक और कैप तो बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आप इसको इस तरीके से देखें कि इनकी प्राइस जिस तरीके से नीचे आई है, इस तरह इनकी अर्निंग्स भी डाइल्यूट हुई है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स काफी बढ़ गए हैं बोनस के बाद। तो आई थिंक मेरा तो ख्याल ये है कि एएनपी सेक्टर में ये सबसे महंगा स्टॉक हो गया है एज कम्पेयर टू ओजीडीसी, पीपीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो है वो खैर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसके प्रोस्पेक्ट्स अभी भी बेहतर है। बट अगर आपको पाकिस्तान ऑयल फील्ड मिल रहा है जिसका 100 रुपए साल का डिविडेंड भी है और डिविडेंड यील्ड मारी से बेहतर है, अर्निंग्स की अच्छी जो है वो अर्निंग्स प्रोफाइल अच्छा है, तो व्हाई नॉट कंसिडर पाकिस्तान ऑयल फील्ड एज कम्पेयर टू मारी, जबकि मारी उससे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि शायद एक या बहुत बहुत दो कैप्स और लगेंगे इसके अंदर। बट ये जो है वो मेरा अपना ये ख्याल है कि ईएनपी सेक्टर में इस वक्त पाकिस्तान ऑयल फील्ड ज्यादा बेहतर कॉल है। थैंक यू सर। सर अब ये मुझे बताएं, जैसे आईटी सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का आपने बताया कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो आगे जाहिर उसकी अर्निंग्स पे भी इफेक्ट आया है और आएगा। आईटी सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? देखिए, आईटी सेक्टर तो कंटिन्यूसली जो है वो ग्रो करता ही रहेगा। लास्ट कुछ सालों में हमने इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ देखी क्योंकि डॉलर डिवैल्यूएशन से मार्जिन्स काफी बेहतर रहे हैं, इनको वहां से भी हेल्प मिली है और वैसे ही आईटी सेक्टर में ग्रोथ है। अभी वो जो है वो डिवैल्यूएशन का इनको गेन नहीं मिल रहा है, बट अर्निंग्स में ग्रोथ तो ग्रेजुअली है। और हमारे पास तो सिर्फ एक कंपनी ऐसी लिस्टेड है जो कि प्योर आईटी प्ले है, वो है सिस्टम्स लिमिटेड। बाकी डायरेक्टली उस तरीके का आईटी का काम नहीं करते हैं। टीआरजी बहुत ही स्पेशलाइज बिजनेस है, विंसियन और ऑक्टोपस वो भी है काफी स्पेशलाइज बिजनेस। तो मेरा ख्याल है अगर आप सिस्टम्स को देखें तो उसमें तो हम काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारी बाई कॉल है। अच्छा, तो सही कब तक जो है एक्सपेक्ट ये जो है जो सिस्टम की है आप कब तक आपको लग रहा है? देखिए, हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं, हम इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म की सोच कर ना करें क्योंकि मुल्क में काफी चीजें होती रहती हैं, इकोनॉमी में होती रहती हैं। तो हमें लगता है कि इसको हमारा 1 ईयर व्यू है कि ये स्टॉक्स जो है वो 25 से 30% रिटर्न दे सकते हैं। ओके, सही। जी, किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, अब ये बताइए कि आज तो मंडे था, कल ऑफ है, तो अब बाकी जो 3 वर्किंग डेज होंगे उनमें आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं? क्या पोजीशन रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? जी, मेरा ख्याल है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 ट्रेडिंग डेज है बिफोर फुटसी रीबैलेंसिंग। मुझे लगता है कि थोड़ी सी मार्केट में कंसोलिडेशन की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी। हाउएवर ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। स्टॉक्स अगर कोई करेक्ट करते हैं इसी कंसोलिडेशन में
तो उसको जो है वो एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जिस तरीके से अब हम 1 तारीख को सीपीआई का नंबर देखेंगे जो कि 9% से भी नीचे आएगा, और फिर 4 नवंबर को दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ओवरऑल तो लगता है कि मोमेंटम मार्केट का कंटिन्यू जो है वो बेहतर ही रहेगा। सिर्फ ये 1-2 इवेंट्स हैं जो कि निकल जाएंगे तो मार्केट में क्लैरिटी आ जाएगी। सही जी, वैसे अपना सवाल कर लीजिए। सर आज एफएफसी की अनाउंसमेंट आई थी कि वो 20th को उनकी कोई बोर्ड मीटिंग है जिसमें कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन कुछ डिस्क्लोज की जाएगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस मतलब कौन सा एडवेंचर करने जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी एक नोटिस आया है कि शायद एफएफसी और एफएफबीएल, ये शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि एफएफसी और एफएफबीएल मर्जर कंसिडर कर रहे हैं, सिंस दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं और दोनों ही जो है वो फर्टिलाइजर बनाते हैं और दोनों अलग अलग ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि इसका कोई मर्जर वगैरह हम के हवाले से हम कोई खबर देखें। सर अब आप टॉपिक्स बता दें। जी, हमारी टॉपिक्स ईएनपीज में ओजीडीसी एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हैं, हमारी टॉपिक्स बैंक्स में मीजान बैंक है, हमारी टॉपिक्स फर्टिलाइजर में एंग्रो कह रहा हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर, एफएफसी फातिमा फर्टिलाइजर है, सीमेंट्स में हमें यहाँ से चराट, कोहाट, पाइनियर, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ अच्छा लग रहा है, स्टील में मुगल अच्छा लग रहा है, तो ये हमारी आईटी में सिस्टम्स अच्छा। सही। जी वैसे आपका कोई सवाल था? थैंक यू मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, और यहाँ पर जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।